नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी जल्द ही शुरू होने जा रही है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों के एक समूह ने इसकी सिफारिश की है। जीओएम ने ये विचार भी व्यक्त किए कि जब तक बाजार स्वस्थ तरीके से संचालित हो रहा है, तब तक खुदरा शराब विक्रेताओं द्वारा मूल्य पर दी जा रही छूट को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने खुदरा दुकानों के बाहर भीड़ और कुछ कदाचारों को देखते हुए हाल ही में शराब पर छूट को 25% तक सीमित कर दिया था। अधिकारियों ने कहा कि आबकारी नीति 2022-23 के संबंध में होम डिलीवरी और जीओएम की अन्य सिफारिशों के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए दिल्ली मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा। आबकारी विभाग का प्रस्ताव है कि होम डिलीवरी सूची में शामिल बिचौलियों द्वारा की जा सकती है, जो संबंधित खुदरा विक्रेता से शराब एकत्रित करेंगी और होम डिलीवरी करने के लिए चुनी गई एजेंसी द्वारा प्राप्त आदेश के माध्यम से संबंधित इलाकों में वितरित करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद है। राजीव, फिलहाल नई आबकारी नीति का विरोध तो लगातार हो रहा है, लेकिन इसी बीच दिल्ली सरकार अब इस पर अमल करती दिख रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से शराब के चाहने वालों के लिए जिस तरीके से दिल्ली सरकार जो कार्य कर रही है, यहाँ तक कि शराब के ऊपर 25% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है और लगातार इस डिस्काउंट को आगे सीमित भी कर दिया गया है। मगर दिल्ली के अंदर अब जिस तरीके से होम डिलीवरी की सर्विस शुरू की जाएगी और लगातार इसको लेकर जीएमओ की तरफ से भी बैठक की गई थी और उसका प्रस्ताव जो है वो दिल्ली के मंत्रियों के पास भेजा जाएगा और लगातार इसको लेकर लगातार कोशिश भी की जा रही है कि दिल्ली के अंदर जो शराब माफिया है उसको खत्म करने के लिए जिस तरीके से लगातार होम डिलीवरी की सर्विस की जाएगी और ये चुनिंदा दुकानदारों पर ये सर्विस दी जाएगी। यानी कि सीधे सीधे कहें तो जिन शराब की दुकानों पर N13 लाइसेंस होगा उनको ही अनुमति दी जाएगी कि अपने अपने इलाके के अंदर होम डिलीवरी दी जा सके। मगर यहाँ पर बात करें शराब के चाहने वालों के लिए, जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है और लगातार होम डिलीवरी की बात करें या फिर 25% डिस्काउंट की बात करें या फिर शराब के ऊपर एक बोतल के ऊपर एक बोतल फ्री दी जा रही है, इससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आएगा। मगर जो युवा है वो कहीं ना कहीं शराब की तरफ, नशे की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरने की भी कोशिश की पिछले कुछ दिनों के अंदर की गई थी और अभी भी लगातार इसको लेकर दिल्ली सरकार को और ज्यादा घेरने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से होम डिलीवरी होगी उससे कोई ना कहीं नशे का जो कारोबार है या फिर कहें जो युवा है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के नशे की तरफ जाते हुए नजर आएंगे और इसी को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा भी शायद अपनी रणनीति बना चुकी है और इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा प्रदर्शन भी किया जा सकता है। जी राजीव, लगातार नई शराब नीति का विरोध हो रहा है, नई आबकारी नीति का विरोध जो हो रहा है, उसके बावजूद भी लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार जो है दिल्ली में, केजरीवाल की सरकार, वो लगातार कोशिश कर रही है और आतुर नजर आ रही है कि नई शराब नीति लागू हो जाए। विरोध हो रहा है, उसके बावजूद भी ये सब चीजें। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति है उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा था, मगर आने वाले दिनों के अंदर इसका कहीं ना कहीं विरोध जो है और ज्यादा देखने को मिल सकता है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार शराब का जो विरोध किया जा रहा है, 25% दिल्ली सरकार के द्वारा डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, शराब को लेकर एक बोतल के ऊपर एक बोतल फ्री भी दी गई थी। मगर लगातार जिस तरीके से शराब जो फ्री यानी कि इसका डिस्काउंट के साथ बिक रही है या फिर कहें होम डिलीवरी के साथ घर पहुंचेगी, तो उससे कहीं ना कहीं नशे का जो कारोबार है शायद वो बढ़ सकता है और इसी को लेकर दिल्ली सरकार के ऊपर जो है वो भाजपा की तरफ से कहीं ना कहीं हमलावर देखने को मिल रहा है। लगातार कांग्रेस पार्टी भी इसी नीति को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरती नजर आ रही थी, मगर अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई भी ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया गया जिससे नशे का जो कारोबार है या उसको रोका जा सके। मगर ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बाजार जो है स्वस्थ तौर पर चल रहे हैं और कोरोना के बाद में जो स्थिति भी, कोरोना के लॉकडाउन के टाइम पे जो स्थिति बिगड़ी थी, अब वो कहीं ना कहीं
सुचारू रूप से सामान्य होती नजर आ रही, तो कहीं ना कहीं शराब की जो कंपनियां हैं उनके लिए भी राहत होनी चाहिए। तो और इसी तरीके से जिस तरीके से डिस्काउंट दिया जा रहा है या फिर कहे होम डिलीवरी दी जाएगी, उससे तो कहीं ना कहीं शराब के जो बिजनेस है या फिर कहे व्यापार है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसके द्वारा जो दिल्ली सरकार को टैक्स मिलेगा उसमें भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो बढ़ोतरी होती नजर आएगी। जी हुँ, ठीक है। दिल्ली सरकार की बढ़ोतरी हो रही है क्या? मात्र इसी वजह से कहा जा सकता है कि लोगों के जान को जोखिम में डाल रही है दिल्ली सरकार? देखिए, शायद इसे ही तरीका कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार आबकारी नीति के खिलाफ इतना प्रदर्शन होने के बावजूद भी जनता की आवाज इतना प्रदर्शन के जनता के द्वारा किया गया, पार्टियों के द्वारा किया गया, मगर इसका दिल्ली सरकार के ऊपर कोई असर होता हुआ नजर नहीं आया। तो सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं जो शराब के ऊपर जो टैक्स के रूप में जो दिल्ली सरकार को फंड मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं शायद उसी के लिए दिल्ली सरकार जो है वो जनता की आवाज नहीं सुनना चाहती है, ना ही विपक्ष की आवाज सुनना चाहती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो डिस्काउंट दिया जा रहा है या फिर क्या है होम डिलीवरी दी जा रही है, शायद इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आम आदमी पार्टी या फिर क्या है दिल्ली सरकार का कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है इसमें। जी हुँ। जो विरोध है राजीव, वो सिर्फ़ विपक्षी पार्टियों की तरफ से नहीं, विपक्षी पार्टियाँ तो हर चीज़ का विरोध करती ही हैं, विपक्ष का काम है। लेकिन इस आबकारी नीति का विरोध आम जनता द्वारा हो रहा है। हमने देखा किस तरीके से महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर तमाम जो शराब की दुकानें थी वो बंद करवाई और अब घर तक शराब पहुँचाना, इसका मतलब शराबियों को सुविधाएँ देना। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष बेशक दिल्ली सरकार के ऊपर हमलावर रहा हो, लगातार प्रदर्शन भी किया गया है, मगर यहाँ पर जनता की बात करें या फिर महिलाओं की बात करें, जिन लोगों के कमाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है घर के अंदर और वो भी नशे का शिकार हो जाता है, और कहीं न कहीं जितना वो सारे दिन में कमा के लेके आता है, वो शराब की दुकानों पे खर्च कर देता है। तो सोचिए उनके घर की जो स्थिति थी वो बिगड़ी हुई थी, और इसी को लेकर कहीं न कहीं शराब की दुकानों के बाहर महिलाओं के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया, यहाँ तक कि तोड़-फोड़ भी की गई और यहाँ तक कि दुकानों को बंद कराने के लिए भरपूर कोशिश भी की गई। कुछ दुकानों को बंद भी कराया गया, मगर अभी भी दिल्ली सरकार की तरफ से उन महिलाओं की तरफ या फिर कहें जो ग्राउंड क्लास या मिडिल क्लास के जो लोग हैं जिनके घरों में एक व्यक्ति ही कमाने वाला है और वो भी शराब के पूरे दिन की कमाई जो है वो शराब की दुकान पे खर्च कर देता है, तो सोचिए उनकी घर की स्थिति जो है वो बिगड़ी हुई है। मगर दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं उनके बारे में भी सोचना चाहिए था, मगर अभी तक दिल्ली सरकार जो है सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोच के नजर आ रही है, चाहे वो टैक्स के रूप में हो या फिर शराब के रूप में हो या फिर किसी और तरीके से हो, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब होम डिलीवरी की जाएगी, उससे तो कहीं ना कहीं नशे का कारोबार बिल्कुल बढ़ेगा और जो जनता है वो बिल्कुल परेशान होती नजर आएगी। और खास तौर पर जो महिलाएं हैं जो घरों के अंदर स्थिति को कंट्रोल करती हैं, घर की रसोई को कंट्रोल करती है, बच्चों को मैनेज करती हैं, और कहीं ना कहीं जो उनकी जो घर की स्थिति है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आएगी। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर महिलाओं की तरफ से या फिर कहें जो आम जनता की तरफ से प्रदर्शन भी देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं और लगातार इससे जो कह सकते हैं कि नशा जो है वो और ज़्यादा दिल्ली में बढ़ेगा, अभी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है राजीव कि आखिर आम आदमी पार्टी इसको लेकर दलील क्या दे रही है? आम आदमी पार्टी को इसमें क्या सही लग रहा है कि वो घरों तक शराब पहुँचा रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के जो पहले कह सकते हैं सांसद हैं सुशील गुप्ता जी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की थी हमने। तब भी उन्होंने ये कहा था कि ये आबकारी नीति जो है जो ये तो भाजपा के टाइम पर आई थी, बस सिर्फ हमने तो इसे लागू किया है, हुँ, मगर इससे कहीं न ठीक है। कहीं जनता को कोई नुकसान नहीं होएगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से जनता ठीक जो है है नशे राजीव, का मैं शिकार बन लौटूँगी रही है। आपके पास, मैं लौटूँगी एक बार फिर से आपके पास, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक़्त एक छोटे से ब्रेक का है, फ़ौरन हाज़िर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, बात दिल्ली की कर रहे थे जहां पर नई आबकारी नीति जो है उसका विरोध हो रहा है, बावजूद उसके अब जो दिल्ली सरकार है वो इन सुविधाओं, ये जो सुविधाएं हैं वो दिल्ली के शराबियों को कह सकते हैं कि देने को आतुर है। राजीव, अपनी बात पूरी करें। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल भी ऐसा कोई जवाब नहीं मिलता नजर आ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो आबकारी नीति है उसको बंद कराने की बात की जाए हो या फिर कहीं जिस तरीके से
जनता के द्वारा या फिर विपक्ष के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, उसको लेकर कहीं न कहीं आवाज़ उठाई गई है, यहाँ तक कि उनसे सवाल भी पूछे गए, मगर ना ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से, ना ही मनोज सिसोदिया की तरफ से, ना ही किसी बड़े नेता की तरफ से ऐसा कोई भी जवाब मिला कि जिसकी तरफ से कहीं न कहीं आबकारी नीति को लेकर जिस तरह की जनता परेशान है, उसको लेकर कुछ न कुछ कदम उठाए गए हों। मगर हाँ, सुशील गुप्ता जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया था कि ये आबकारी नीति जो है, ये तो भाजपा के टाइम पे आई है और हमने तो सिर्फ इसको लागू किया है। मगर जब उनसे पूछा गया था कि इस आबकारी नीति से तो जनता परेशान है, मगर उनका भी कहीं न कहीं गोल-मोल रवैया देखने को मिला। मगर सीधे-सीधे कहें तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी या फिर कहें दिल्ली सरकार जो है, वो सिर्फ अपने टैक्स के रूप में जो आने वाला पैसा है, सिर्फ उसके बारे में सोच रही है, ना कि जनता के बारे में। अगर इसी तरीके की होम डिलीवरी या फिर 25% का डिस्काउंट या फिर एक के ऊपर एक शराब की बोतलें फ्री दी जाएँगी, तो इससे तो दिल्ली की जो जनता है, वो कहीं न कहीं नशे का शिकार होती हुई नज़र आएगी और कहीं न कहीं जो महिलाएँ हैं, जिनको घर-घर चलाने में दिक्कतें आ रही हैं, वो कहीं न कहीं और ज़्यादा परेशान होती नज़र आएगी और शायद महिलाओं का प्रदर्शन जो है या फिर कहें गुस्सा जो है, वो इन शराब की दुकानों पर ही देखने को मिल सकता है। जी। शराब की दुकानों पर गुस्सा तो देखने को मिल सकता है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी की किसी की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई? क्योंकि इसका विरोध अब जायज भी है और ये समझना भी जरूरी है कि सरकार इसमें क्या दलील दे रही है और किस तरीके से वो चाह रही है कि ये चीज लागू होनी चाहिए, क्यों, कारण क्या है इसका। और इसी बीच अब विपक्ष की भी बात कर ले तो क्या बीजेपी जो है विपक्ष के रूप में, क्या अभी भी खामोश बैठी है, कोई विरोध नहीं इसका? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की तो यानी दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार की तरफ से आबकारी नीति को लेकर ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया जा रहा है, ना ही उनको पास ये कहा जा रहा है कि अभी जिस तरीके से मीडिया कर्मी पूछते हैं उनसे कि भई शराबकारी नीति या आबकारी नीति को लेकर जिस तरीके से एक बोतल के ऊपर एक बोतल फ्री दी जा रही है, इससे तो दिल्ली के अंदर नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, मगर कहीं न कहीं शराब माफिया जो है, वो भी कहीं न कहीं इसका फायदा उठा रहे हैं। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं मिला, मगर भाजपा की तरफ से बात करें, जब विपक्ष की तरफ से बात करें, आदेश गुप्ता के द्वारा या फिर उनके बड़े जो जितने भी तमाम नेता थे, उनके द्वारा बिल्कुल प्रदर्शन किए गए और जिस तरीके से अब होम डिलीवरी की स्कीम जो है शुरू की जाएगी और कहीं न कहीं इसको लागू किया जाएगा, तो इससे कहीं न कहीं विपक्ष को फिर दोबारा से मौका मिलेगा और विपक्ष इस मौके को दोबारा हाथ से जाने नहीं देगा और लगातार जिस तरीके से निगम के चुनाव भी आने वाले हैं, तो उसको लेकर भी कहीं न कहीं दिल्ली सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा सकती है और बार-बार भी ये कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा भी और कह सकते हैं जनता के द्वारा भी कि दिल्ली को जो है वो नशे का शिकार बनाया जा रहा है, मगर दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं विपक्ष को और कहीं न कहीं जनता को कह सकते हैं कैसे ना तसल्ली मिल सके। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार विरोध भी ठीक देखने है को राज। मिला और कहीं न कहीं आवाज़ भी उठती नज़र आई, मगर अभी तक उसका दिल्ली सरकार की तरफ का जो असर है, वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जी। ठीक है राजे, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 जून को राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की भी संभावना है। इसमें अडानी समूह, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हीरानंदानी समूह, बिरला ग्रुप, आईटीसी ग्रुप समेत देश विदेश की कई कंपनियों के चेयरमैन, सीईओ, निदेशक और अन्य प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसके लिए इन्वेस्टमेंट यूपी की नोडल एजेंसी नामित की गई है। इस सेरेमनी में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की 1500 परियोजनाओं को शुरू करने की योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को शीर्ष अफसरों को इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि पिछले यूपी इन्वेस्टर समिट में 4.68 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए थे। इनमें से 3 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव आज धरातल पर साकार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 जून को राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित की गई और उसके बाद आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि इसमें कई बड़ी हस्तियों के आने की उम्मीद है। तमाम उद्योगपति इसमें शामिल होंगे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के उद्योगपति, निदेशक, सीईओ शामिल होंगे और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी इस समिट में आने की संभावनाएं हैं और इसी के लिए इन्वेस्टर यूपी को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। आपको बता दें कि इसी को लेकर समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की और समीक्षा के साथ साथ उन्होंने इस संबंध में अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।
सीएम ने कहा कि यूपी इन्वेस्टर समिट में 4.68 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव आए थे। इनमें से 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव आज धरातल पर साकार हो रहे हैं। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, पिछली सेरेमनी की बात करें, समिट की बात करें तो उस समय में 4.68 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश जो हैं वो आए थे और इस बार इनमें से 3 करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव जो हैं आज भी धरातल पर साकार हो रहे हैं। यानी कि लगातार कोशिश अब ये हो रही है कि एक बार फिर से निवेश को बढ़ावा दिया जाए और इसी के लिए ये समिट एक बार फिर से तीसरी बार आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के लखनऊ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। 3 जून को ये जो समिट है ये आयोजित किया जाएगा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जिसको लेकर तैयारियां लगातार तेज हैं, तैयारियां जोरों पर है और इन्हीं तैयारियों की समीक्षा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को की। शीर्ष अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। सीएम ने कहा कि पिछले यूपी इन्वेस्टर समिट में 4.68 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए थे। इनमें से 3 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव आज धरातल पर साकार हो रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात उत्तर प्रदेश की करें तो जहां पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी तीसरी 3 जून को आयोजित की जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी उसमें अब सीएम ने समीक्षा बैठक की, समीक्षा की पूरी तैयारियों की समीक्षा की और उसके बाद अधिकारियों को निर्देश भी दिए। क्या कुछ निर्देश? मुस्कान, 2017 में जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आई थी तब उन्होंने निवेशकों को जुटाया था और उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए तमाम जो दिग्गज ये कह सकते हैं उद्योगपति आए थे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और जीरो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, 2 ब्रेकिंग सेरेमनी कराई गई थी और बड़ी संख्या में निवेश जुटाने का काम किया था। और उत्तर प्रदेश में जो व्यापार है, निवेशकों को बुलाकर उनको सुरक्षा देने के नाम पर और उनको कहीं न कहीं व्यापार करने के लिए उत्तर प्रदेश में बुलाया गया था। एक बार फिर दोबारा पुनः वापसी हुई है उत्तर प्रदेश की योगी की 2.0 की सरकार और इस सरकार अब तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए जुटानी है, क्योंकि इकोनॉमी को जुटाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसको उत्तर प्रदेश जोड़ने का प्रयास कर रही है और इसी में माना जा रहा है कि 3 जून को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहां पर पहले भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है, उसमें कहीं न कहीं आयोजित करने जा रही है। और जमीन पर लगभग 70,000 करोड़ से ज्यादा निवेश प्रस्ताव उतारे जाएंगे और साथ ही साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये जो प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है उसके तहत निवेशकों को जुटाने का काम किया जाएगा। सरकार का बात की जाए तो अडानी ग्रुप है, माइक्रोसॉफ्ट है, रिलायंस है, ऐसे तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं देश की, वो बड़ी कंपनियां इसमें हिस्सा लेने का, क्योंकि जो दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करी गई थी उसमें मुकेश अंबानी भी आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में, अमित शाह भी थे। तो वही एक बार फिर निवेश को जुटाने के लिए सरकार प्रयासरत है और जून में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करानी जा रही है। और बात की जाए तो परियोजनाओं की, नोएडा में प्रस्तावित अडानी की समूह की लगभग 4900 करोड़ और
हीरानंदानी समूह के 9100 करोड़ के निवेश वाले 2 डाटा सेंटर बनाए जाएंगे और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट के 2100 करोड़ के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर उसकी बात की जा रही है। हमीरपुर में हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शामिल है। ऐसे तमाम निवेश है जिसमें कहीं ना कहीं बड़ी कंपनियां हैं जो उद्योगपति हैं उनको बुलाया जाएगा और निवेश जुटाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और $1 ट्रिलियन की उत्तर प्रदेश सरकार का जो टारगेट कहा जा सकता है उसको जुटाने में सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है और सरकार इस पर अब काम करने जा रही है। तो अपनी दूसरी कार्यकाल की सरकार में अब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश सरकार जून में करेगी। 3 जून को आयोजित होगी, किस तरीके से इसकी तैयारियां फिलहाल चल रही है? देखिए, अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है और मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और किस तरह से आयोजित होगी और कितना भव्यता से इसको आयोजित किया जाए उन सब को तैयारी की जा रही है और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगभग अब तैयारियां शुरू हो चुकी है। सभी अधिकारी समीक्षा बैठक कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अपडेट रोज लेते रहते हैं और क्योंकि बड़ा निवेश जुटाने का प्रयास है उनको निवेश जुटाने के लिए तमाम जो अधिकारी उनको निर्देशित किया जा चुका है और माना जाए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आ सकते हैं, अमित शाह आ सकते हैं। तो तमाम जो दिग्गज है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दिग्गज कह सकते हैं कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, और कौन कौन शामिल हो सकता है इसमें, क्योंकि उद्योगपतियों के शामिल होने की लगातार बात की जा रही है, इंडिया के ही या फिर इंडिया से बाहर के भी उद्योगपति के शामिल होने की संभावना? देखिए, लगातार इंडिया के बाहर से भी जो निवेशक है उनको सरकार बुलाने का प्रयास कर रही है और ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में आइए, हमारे उत्तर प्रदेश में निवेश करिए ताकि हम उच्च श्रेणी तक उनको ले जाए। उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान के जो टॉप क्लास के उद्योगपति कहा सकता है, रिलायंस ग्रुप के, अडानी ग्रुप के, ऐसे और जो तमाम जो हिंदुस्तान लीवर के जो तमाम उद्योगपति है उनको बुलाने का काम किया जाएगा और उनको निवेश के तौर पर उनको निवेश करने के लिए बात कही जाएगी। और इससे पहले जो ग्राउंड ब्रेकिंग तो बड़ी संख्या में निवेशक आए थे और निवेश करके गए थे और एक बार फिर सरकार इसी क्रम में जुटने जा रही है, निवेशकों को उत्तर प्रदेश में बुलाने जा रही है और एक सुरक्षित माहौल देने के साथ साथ उनको निवेश करने के लिए भी प्रेरित करेगी। जितेंद्र, अभी तक 2 जो ये सेरेमनी है ये हो चुकी है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, कितना फायदा, कितना निवेश इस समय पिछली 2 सेरेमनी में हुआ यूपी सरकार को? देखिए, कई हजार करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में कहा गया था और फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए, फिल्म इंडस्ट्री की तैयारी भी सरकार कर रही है और निवेशकों को ये कहा जा रहा है कि निवेश जितना ज्यादा आएगा उत्तर प्रदेश उतना विकासशील होगा, विकास होगा। तो सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में निवेशकों को बुलाया जाए क्योंकि जो 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी 2017 के बीच में 22 के बीच में जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उसमें कहा गया था कि पिछली सरकारों पर आरोप लगाया था कि सुरक्षित माहौल नहीं दे पाए, शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ और सरकार ने दावा किया था कि हम उद्योगपति को सुरक्षित माहौल देंगे, सुरक्षा के तहत साथ साथ उनको निवेश भी कराया जाएगा और वो अपनी सुरक्षित माहौल उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे और साथ ही साथ चाहे सैमसंग हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे अडानी ग्रुप हो, अंबानी ग्रुप हो, उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा और उनके निवेशकों को बुलाने के लिए उत्तर प्रदेश में सरकार तैयारी कर रही है। एक बार फिर ग्राउंड ब्रेकिंग की सेरेमनी करने के लिए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उनको छूने का काम सरकार करने जा रही है। क्या अभी कोई एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, कितना निवेश इस बार करने की कोशिश में होगी यूपी सरकार? देखिए, सरकार साफ कह चुकी है कि एक बड़ा निवेश जुटाने में प्रयास किया और जितने ज्यादा निवेशक आएगा उतना ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में होगा। हालांकि सरकार ने टारगेट अभी फिक्स नहीं किया है लेकिन जल्दी इस पर टारगेट फिक्स करेगी और कई हजार करोड़ को निवेशकों को बनने का काम करेगी। एक दिवसीय है क्या ये कार्यक्रम होगा जितेंद्र, क्या कुछ शेड्यूल? देखिए, ये माना जा रहा है कि अभी तक ये जो पिछली ग्राउंड ब्रेकिंग एक दिवसीय नहीं हुई थी, इसमें लगभग 3 से 4 दिन की ये सेरेमनी होती है कि अलग अलग टाइमों पे अलग अलग उद्योगपतियों को बुलाया जाता है और उनको निवेश के लिए कहा जाता है। तो ये माने कि 3 से 4 दिन का ये ब्रेकिंग सेरेमनी होती है। ठीक है, इस बार क्या कुछ शेड्यूल है इसका? देखिए, शेड्यूल अभी सरकार अब जारी करेगी और अभी तो फिलहाल तैयारियों में जुट गए हैं क्योंकि बड़ी भव्यता से होता है निवेशकों को बुलाना और उनको अपनी ओर आकर्षित करना और उनके जो वादे हैं सुरक्षा से लेकर तमाम निवेशक क्या क्या उत्तर प्रदेश निवेश करेंगे, किस मुद्दे को लेकर, इन सब पे प्लानिंग हो चुकी। सरकार ने अभी फिलहाल कोई रूट मैप कह सकते हैं कि वो केवल अधिकारी को दिया है, अभी हमारे पास कोई रूट मैप नहीं और जल्दी रूट मैप आएगा और पता चल जाएगा
कि सरकार किस स्तर पे काम करेगी। ठीक है, रूट मैप अभी आया नहीं है, लेकिन अगर बात करें लक्ष्यों की तो निवेश के लक्ष्य तो निर्धारित किए ही गए हैं। इसके अलावा क्या-क्या लक्ष्य हैं जो इस सेरेमनी के दौरान निर्धारित किए गए हैं? देखिए, लक्ष्यों की बात की जाए तो सरकार उत्तर प्रदेश में जो उद्योगपति है, उनको कहीं न कहीं उनके निवेशकों को शामिल करके उसमें निवेश करा के उत्तर प्रदेश में, चाहे वो इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात की जाए, चाहे फिल्म सिटी बनाने की बात की जाए, ऐसे तमाम टारगेट है, उसको सरकार पूरा करना चाहती है। और उन्हीं टारगेटों को पूरा करने के लिए सरकार 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को ओर बढ़ना लगातार प्रयास कर रही है। दूसरी कार्यकाल की सरकार है और कोशिश सरकार ये कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को बुलाया जाए और उत्तर प्रदेश पे निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाए। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। पंजाब में धान की बुआई के समय बिजली की उपलब्धता को लेकर मंगलवार को राज्य के बिजली मंत्री हरभजन सिंह के साथ किसान संगठनों की बैठक बेनतीजा रही। करीब 2 घंटे चली बैठक के बाद किसान नेता हरिंदर सिंह लखोवाल और जगजीत सिंह डलेवाल ने कहा कि बैठक में कोई हल नहीं निकला। उन्होंने 17 मई को पंजाब सरकार के खिलाफ चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया। किसान नेताओं का कहना है कि किसान संगठनों द्वारा बैठक में रखी गई ज्यादातर मांगों पर सहमति नहीं बन सकी। किसान नेताओं ने कहा कि किसानों पर सरकार द्वारा बिना वजह बंदिशें लगाई जा रही है। किसानों को मुख्य मांगे मोटरों का लोड बढ़ाया जाए, धान लगाने की तारीख सहित कई मामलों पर सहमति नहीं बनी, जिसके चलते किसान संगठनों ने फैसला किया है कि 17 मई को चंडीगढ़ में 23 जथेबंदियों द्वारा बिजली, किसानी, बोनस, बीबीएमबी, किसानों की गिरफ्तारी और अन्य मामलों पर पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में किसान नेताओं ने कहा कि अगर इसकी पहले सरकार द्वारा बैठक के लिए कोई समय देकर उन्हें बुलाया जाता है तो ये बैठक में जरूर शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि किसान 10 जून को धान लगाएंगे और अगर उनके साथ जोर जबरदस्ती हुई तो किसान संगठन उनके साथ खड़े हैं। 28 जून से धान लगाने का सरकार का प्रस्ताव सही नहीं है। एक तरफ तो सरकार पीआर 126 लगाने की बात करती है और दूसरी ओर किसानों को बीज ही उपलब्ध नहीं करा रही है। पावरकॉम ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਤਲਬ ਰਾਇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਢੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਇਓ ਜੇ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਇਓ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾ ਸਕਣ ਤੇ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿ 1200 ਰੁਪਈਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 2500 ਕਰ ਦੇਣ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से कल बैठक हुई किसान जत्थेबंदियों की बिजली मंत्री के साथ और तमाम अधिकारियों के साथ, उस बैठक वो पूरी तरीके से बेनतीजा रही। अब किसान कह रहे हैं कि वो धरना प्रदर्शन करेंगे। चली थी लगभग 3 घंटे के करीब मीटिंग चली। 1 बजे वो मीटिंग शुरू हुई और शाम को करीब कह सकते हैं 5 बजे तक ये मीटिंग चली थी और उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। देखिए, शुरू से ये बात करते हुए नजर आए थे कि किसान जैसे उन्होंने अलग अलग मांगी थी जो स्पेशली प्रायोरिटाइज करने के लिए लेके गए थे। अगर हम बात करते हैं चाहे बिजली की पावर सप्लाई की तो पानी की सप्लाई के ऊपर हम बात कर ले, इन सभी अहम मुद्दों को लेकर। देखिए, इस बार अगर हम कहें कि बिजाई के लिए अलग फैसले रखे गए, इस बार पंजाब को जोन में बांटा गया है और किसानों से अपील की गई है कि आप अपने जो जोन का टाइम है उस जोन के हिसाब से आप बिजाई करें, ताकि जो मंडियों में फसल तैयार हो जाती है तो उसमें एक प्रॉपर टाइम डिफरेंस रह जाए, ताकि सभी की फसल समय रहते अक्वायर की जा सके। इन सब चीजों को कंसिडर करके ये जोन बनाए गए। पर किसानों का ये तौर पर इसका विरोध है कि किसानों का कहना है कि अगर जोन बनते हैं तो जोन पूरे रीजन के हिसाब से बनाया जाए, क्योंकि इस बार जो जोन डिवाइड किए गए हैं उसमें काफी ज्यादा भेदभाव नजर आ रहा है। जहाँ पर आमतौर पर बिजाई पहले होती थी, जहाँ पे फसल पहले लगाई जाती थी, इस बार उनको पीछे रखा गया और इससे जो रोटेशन है, जो किसान की खुद की मनी रोटेशन है, उसमें बहुत बड़ी अड़चन बढ़ेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बिजली का मुद्दा और पानी का मुद्दा। इसको लेकर लगातार सरकार से बातचीत चल रही है कि पंजाब के किसानों को कम से कम 12 घंटे बिजली इस बार चाहिए, क्योंकि गर्मी भी ज्यादा है, तो बिजली की खपत भी ज्यादा है और उसकी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की ओर डिमांड कर रहे हैं कि इस बार कम से कम 12 घंटे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है और उसी के साथ ही पानी भी होया हो। क्योंकि अगर ये दोनों चीजें होंगी तभी किसान जो सरकार की तरफ से हिदायतें जैसे सीधी बिजाई हो या अन्य इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो कर पाएंगे। और जो सीधी बिजाई के लिए खुद मुख्यमंत्री भगत मान ने एक इंसेंटिव दिया है कि 1500 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। इसके लिए बोला कि इंसेंटिव कम हो, उस इंसेंटिव को थोड़ा बढ़ाया जाए और उसके अलावा एक और चीज की सहूलियतें थोड़ी और दी जाए, जैसे कोई और राहत हो, कुछ और हो, इन सब फैक्टर्स को कंसिडर किया जाए। जी अमित, धान की जो फसल है वो 28 जून से लगाने का प्रस्ताव, जो अपील है वो सरकार ने की थी, लेकिन किसानों ने अब साफ कर दिया है कि 10 तारीख से वो लगाएंगे और कोई भी अगर उन्हें रोकता है तो तमाम जो किसान है वो एकजुट है और वो नहीं रुकेंगे। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करते हैं लगभग 10 जून और 28 जून के बीच का जो गैप है, लगभग 20 दिन से ज्यादा का गैप है और उस चीज को किसान बोलते हैं बहुत बड़ा फैक्टर पड़ जाएगा। किसानों का कहना है कि अगर हम इतना बड़ा गैप रखते हैं, जो 20 दिन की डिले की बात कर रहे हैं, तो बारिश के सीजन के बाद अगर हम कहते हैं कि उनकी फसलों को नुकसान का एक रिस्क रहता है, वो चीज बोल रहे हैं कि सरकार को इस चीज को भी कंसिडर करना चाहिए कि आपने 28 जून तो बोल दिया, पर आप ये चीज बोलिए कि आपने और ज्यादा डिवीजन की हुई है कि जो फसलों के लिए आपने जोन से डिवाइड किया, तो ऐसे में जो पीछे चोना लगाएगा जब तक उसकी बारी आएगी, फसल तैयार होगी, शायद तब तक लिफ्टिंग ही बंद हो जाए। एक फैक्टर ये उनकी तरफ से बताया गया कि उस टाइम तक लिफ्टिंग भी बंद हो सकती है और साथ साथ फसल को नुकसान होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज को लेके सीधे तौर पे किसान अड़े होते हैं। वही पिछली बार हम बात करते हैं कि जो इस बार गेहूं का दाना सिकुड़ गया था, अगर हम बात करते हैं इस बार जो हीट वेव के कारण गेहूं जो हमारे दाने थे, फसल के दाने सिकुड़ गए थे, जिससे झाड़ कम हुआ था, उसको लेके मुआवजे को लेके बात की गई थी, पर उसके ऊपर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। संभाजी राजे ने विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। पूर्व सांसद संभाजी राजे छत्रपति ने विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और ये मुलाकात फडणवीस से सरकारी आवास सागर बंगले में हुई। बैठक के बाद संभाजी राजे ने उन्हें सांसद बनने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देने के लिए उन्हें बुलाया। राज्यसभा सांसद के रूप में मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया है, मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद देने के लिए मैं देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला। उन्होंने कहा कि मुझे किलों पर काम करने की अनुमति देने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। संभाजी राजे छत्रपति ने कहा कि 2 राजनीतिक हस्तियों से मिलने के बाद उनके बीच राजनीतिक चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबके लिए स्वराज्य की रचना की, मराठों के लिए साथ ही नहीं, शाह महाराज ने बहुजनों को भी आरक्षण दिया, इसलिए मैं बहुजनों और मराठों को भी आरक्षण दिलाने की कोशिश करूंगा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात मुंबई की कर रहे थे, जहां पर जो संभाजी राजे हैं उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल ये मुलाकात के क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए मुस्कान जी, संभाजी राजे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं और महाराष्ट्र में राजनीतिक पैतरे में उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रहती है। ऐसे में बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया था, लेकिन 3 मई को उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस मुलाकात से यह आंकड़ा लगाया जा रहा है कि राजनीतिक समीकरण में काफी बड़ा बदलाव महाराष्ट्र में देखा जा सकता है। हालांकि संभाजी राजे ने खुद पुणे में एक सभा आयोजित की है। इस सभा में वह अपनी राजनीतिक समीकरण को लेकर चर्चा करेंगे। 12 मई को यह सभा होने वाली है, जिसमें तय किया जाएगा कि आखिर संभाजी राजे अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे या फिर भाजपा में शामिल होंगे। क्या कुछ इसकी उम्मीदें जताई जा रही है सत्यप्रकाश? क्या वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या फिर पार्टी बना सकते हैं? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक बार उन्हें मौका दिया है। हालांकि वो शिवाजी महाराज के वंशज है, इस नाते से महाराष्ट्र में जो मराठी अस्मिता है या मराठी मानुष का जो मुद्दा है उसको लेकर वो हमेशा लड़ते रहते हैं। खासकर ओबीसी आरक्षण को उन्होंने अपनी भूमिका स्पष्ट बताई थी। शिवाजी महाराज ने बहुजन समाज के लिए और मराठा समाज के लिए हमेशा से लड़ाई लड़ी है। ऐसे में अब ओबीसी को लेकर वह पीछे नहीं हटने वाले हैं। आरक्षण को लेकर वह अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे और बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आरक्षण जो है कहीं कहीं महाराष्ट्र में लोगों को मिले। लेकिन इस बात यह देखा जा रहा है कि मराठी मानुष का जो वोट बैंक है उसको हथियाने के लिए एक तरफ राज ठाकरे की पार्टी मन से तैयार है, तो दूसरी तरफ शिवसेना लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन तीसरी पार्टी के तौर पे अगर संभाजी राजे बनाते हैं या फिर बीजेपी में शामिल होते हैं तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाएगा। और खासकर मुंबई महानगर पालिका का चुनाव अगर इस बीच यह घोषणा करते हैं कि वो बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो जाहिर तौर पर बड़ा नुकसान जो है कहीं शिवसेना और मनसे को होगा। ठीक है, शिवसेना और मनसे को नुकसान हो सकता है। कल ही इनकी ये जो सभा है संभाजी की वो है, उस सभा में किस तरीके से अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या कुछ समीकरण बनते हैं, और अगर अपनी पार्टी बनाएंगे तो क्या समीकरण बनते हैं? देखिए बिल्कुल, अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो मराठवाड़ा के जितने वोट बैंक है या विदर्भ में जितने वोट बैंक है जाहिर तौर पर संभाजी राजे के खिलाफ नहीं है, उनके समर्थन में है, तो कहीं कहीं बीजेपी की बारी बढ़त हो सकती है। लेकिन इस बीच अगर संभाजी राजे ने अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं तो जाहिर तौर पर यह भी उनका निजी फैसले के साथ साथ शिवसेना का नुकसान हो सकता है, क्योंकि संभाजी राजे शिवाजी महाराज के वंशज हैं और महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज मतलब देवतुल्य माने जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। अगर शिवाजी महाराज कोई भी पार्टी बनाते हैं या जिस दल में शामिल होते हैं तो जाहिर तौर पर मराठी वोट बैंक कहीं न कहीं शिवाजी महाराज राजे के खाते में जाएगा। इससे जिस पार्टी में वह जाएंगे उस पार्टी का जरूर जो है बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो ऐसे माना जा रहा है जब 12 मई को पुणे में अपना जनमत स्पष्ट करेंगे तो ये जाहिर तौर पर ये माना जा रहा है कि शिवाजी महाराज शायद बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें एक बार राज्यसभा में मौका दिया। भले उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और कल उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की। बिल्कुल, और ये मुलाकात बता रही है कि वो शामिल हो सकते हैं बीजेपी में। बीजेपी में अगर वो शामिल होते हैं तो क्या ये कयास लगा जाएंगे कि आगे आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी को बढ़त मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए शिवाजी महाराज के वंशज होने के नाते मराठी वोट बैंक कहीं कहीं उनकी तरफ झुकेगा। ये माना जा रहा है कि अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो मराठी मानुष का जो वोट बैंक है वो कहीं कहीं बीजेपी के पक्ष में जाएगा। लेकिन जिस तरह से राज ठाकरे की मनसे सेना भी लगातार कोशिश कर रही है, चलो हनुमान चालीसा के माध्यम से हो या फिर लाउड स्पीकर के माध्यम से हो, लगातार कोशिश यही जारी है कि महाराष्ट्र में जो है एक अहम भूमिका निभाई जाए। उसको लेकर शिवसेना भी आक्रामक है, लगातार शिवसैनिक भी कहीं न कहीं मनसे का विरोध करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर संभाजी राजे बीजेपी में शामिल होते हैं तो जाहिर इसमें शिवसेना और मनसे का दोनों नुकसान होगा, जबकि बीजेपी का काफी फायदा हो सकता है। ठीक है, बीजेपी का फायदा इसमें हो सकता है। अगर अपनी पार्टी बनाते हैं शिवाजी महाराज तो क्या बीजेपी का गठबंधन हो सकता है आने वाले चुनावों में?
देखिए बिल्कुल ये भूमिका तो स्पष्ट है कि अगर वो पार्टी बनाते हैं तो इसमें कहीं न कहीं बीजेपी की भी भूमिका होगी, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि किसी भी हाल में शिवसेना और मनसे दोनों जो है बढ़ोतरी न करें, क्योंकि बीजेपी का वर्चस्व पूरे देश में लगातार बढ़ते जा रहा है। कोशिश होगी कि महाराष्ट्र में भी एक बार फिर से सरकार बनाई जाए। इस लिहाज से भी माना जा रहा है कि शिवसेना को वोट बैंक को तोड़ने के लिए बीजेपी यह राय मशवरा दे सकती है कि आप नई पार्टी बनाइए, लेकिन उस पार्टी को बीजेपी में ही विलय करके लड़ाई लड़ी जाएगी। इस तरह की भूमिका स्पष्ट हो सकती है। लेकिन कल ठीक जब है। पुणे में यह सभा होगी, उसमें क्या कुछ भूमिका संभाजी राजे अपनी स्पष्ट करते हैं, उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार संभाजी राजे की भूमिका क्या है और इसमें बीजेपी की भूमिका क्या हो सकती है। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का अचानक दिल्ली दौरा तय हुआ। जयराम ठाकुर मंगलवार शाम को एक दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम है। इसके अलावा वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस महीने के अंत में धर्मशाला आने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रधानमंत्री को प्रदेश आने का निमंत्रण भी देंगे। ज्वाली में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के 8 साल का कार्यक्रम हिमाचल में ही मनाने की योजना है। इस संबंध में वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एम्स में भर्ती कांग्रेस के दिग्गज नेता पंडित सुखराम का हालचाल जानने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उनका अब निधन हो चुका है। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर का दिल्ली दौरा है। दिल्ली दौरे पर कई कार्यक्रम उनके प्रस्तावित है, जहां पर वो जाएंगे और तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। जेपी नड्डा से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश आने का निमंत्रण भी वो देंगे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात हिमाचल प्रदेश की कर रहे थे, जहां पर जयराम ठाकुर का दिल्ली दौरा आज प्रस्तावित है, जिसके लिए वो कल शाम दिल्ली पहुंच चुके हैं। जरा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल दिल्ली दौरा है जयराम ठाकुर का, वहां पर वो बड़े नेताओं से मिलेंगे, जेपी नड्डा प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? आपको पता है चुनावी साल है, हर बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं की, भाजपा के जो बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, केंद्रीय मंत्रियों की कईयों के दौरे हिमाचल के लिए प्रस्तावित है। अभी जो है पिछले कल जो कांगड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से अचानक कहा गया कि दिल्ली उन्हें बुलाया गया है या दिल्ली का उनका दौरा प्रस्तावित हुआ है। इसको लेकर उन्होंने खुद ये जानकारी दी कि आने वाले दिनों में इसी महीने के अंत में जो धर्मशाला है वहां पर जो एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, उसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका आना जो प्रस्तावित है, उन्हीं को निमंत्रण देने वो गए हैं। इसके अलावा जो अभी से कुछ देर पहले 9 बजे के करीब जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है वो केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया, उनसे मुलाकात करेंगे और जो प्रदेश में जो स्वास्थ्य के जो हालात है या जो भी यहाँ के जो प्रोजेक्ट है स्वास्थ्य के जो केंद्र में जो केंद्र से हमें मंजूरी मिलती गई है उसके बारे में उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद बताया जा रहा है कि ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात प्रस्तावित है। वो इसीलिए है कि जो धर्मशाला में जो बड़ा कार्यक्रम होना चाह रहा है, बताया ये भी जा रहा है कि जो केंद्र सरकार के जो 8 साल है वो हिमाचल में मनाने का एक कार्यक्रम
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी तरफ से वो किया है कि हम केंद्र के जो 8 साल पूरे होने जा रहे हैं उसका जो एक जश्न है वो धर्मशाला में इसी माह के अंत में मनाएंगे। इसी को लेकर जो एक बड़ी जो अपडेट वही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात है। इसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा उनसे मुलाकात करेंगे। फिर जेपी नड्डा के भी कई दौरे प्रस्तावित है। 13 मई को अभी वो हिमाचल आएंगे। इसके बाद उनका कांगड़ा के बाद कुल्लू दौरा उनका प्रस्तावित है। पहले वो कांगड़ा जाएंगे, उसके बाद कुल्लू जाएंगे। इसी की जो तैयारियां हैं उनके मद्देनजर जो सीएम जयराम ठाकुर है उनको कल कुल्लू भी जाना था, वो नहीं जा पाए। इसके बाद वो सीधे दिल्ली पहुंचे हैं और इसके तुरंत बाद अभी जो स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करेंगे। इसके बाद भी कहा जा रहा है कि कई जो केंद्रीय नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे मुलाकात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की संभव है। जी ठीक है, जो बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी, और इसी के साथ दिल्ली में वो जा रहे हैं, क्या इस मुलाकात के वो चुनावों से जोड़कर भी देखा जा सकता है? चुनावों के मद्देनजर ये मुलाकात हो सकती है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चुनावी वर्ष है और चुनावों के जो तैयारियां हैं वो भाजपा अच्छी तरह से जुट चुकी हैं। जगह जगह उनके कार्यक्रम हो रहे हैं। 13 मई को यहाँ पे राष्ट्रीय कार्य समिति का एक कार्यक्रम होना है भाजपा का, उसमें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आना जो है वो आएंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा जो है वो कुल्लू दौरा है उनका जेपी नड्डा का। तो इसी को जो विधानसभा चुनाव जो हिमाचल में प्रस्तावित है इसी दौरे से इसी विधानसभा चुनावों से जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जो दौरा है वो लगभग वहीं से संबंधित है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो जयराम ठाकुर है विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए विभिन्न राष्ट्रीय जो नेता हैं उनके साथ विचार विमर्श करेंगे। बताया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री है वो भी आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उस पर जो हिमाचल की क्या स्थिति है उस पर अपडेट भी लेंगे मुख्यमंत्री से, और उसके ऊपर ज्यादा जानकारी के लिए वो जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट पर 31 मई को होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी आज यानी 11 मई को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। आपको बता दें कि पार्टी प्रत्याशी के नामांकन में पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पार्टी के समस्त विधायक, प्रदेश पदाधिकारी सहित वरिष्ठ नेतागण और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। पुष्कर सिंह धामी नामांकन 9 मई को ही कर चुके हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो चंपावत में हो रही उपचुनाव में मुकाबला नहीं करेगी, यानी कि अब टक्कर सीधी कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, जिसमें से पुष्कर सिंह धामी 9 मई को नामांकन कर चुके हैं और आज निर्मला गहतोड़ी नामांकन करेंगी। बता दें कि उत्तराखंड में उपचुनाव होने जा रहे हैं चंपावत में। चंपावत उपचुनाव में आज कांग्रेस की प्रत्याशी जो है निर्मला गहतोड़ी वो नामांकन करने जा रही है। आज नामांकन उनका होगा, जिसमें भव्य रोड शो भी किया जाएगा। तमाम बड़े पदाधिकारी और नेता, मंत्रीगण, विधायक उनके साथ मौजूद होंगे और भव्य रोड शो के जरिए भव्यता दिखाते हुए रोड शो और शक्ति प्रदर्शन करते हुए आज नामांकन जो है वो निर्मला गहतोड़ी अपना भरेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 9 मई को पुष्कर सिंह धामी अपना नामांकन भर चुके हैं। 31 मई को उपचुनाव होने हैं और उसके बाद 3 तारीख को नतीजे आएंगे और यह साफ हो जाएगा कि चंपावत का रण कौन जीतने वाला है। तो उत्तराखंड में चंपावत में उपचुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि इन्हीं उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड में सियासी बिसात बिछ चुकी है, सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है और इसी बीच आज निर्मला गहतोड़ी जो हैं वो नामांकन करने जा रही हैं। नामांकन उनका आज होगा। शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। तमाम उत्तराखंड के बड़े अधिकारी, नेता और विधायक उनके साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो उनके साथ मौजूद रहेंगे और इसी के साथ पार्टी के समस्त विधायक, प्रदेश प्रभारी सहित वरिष्ठ नेतागण और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ उपस्थित रहेंगे।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल उपचुनाव जो है, चंपावत का जो रण है वो अब सीधे तौर पर गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि आज निर्मला गहतोड़ी भी नामांकन करने जा रही है और 31 तारीख को उपचुनाव। देखिए, चंपावत उपचुनाव जहां मतदान 31 मई को होने हैं और यहां 9 मई को खुद सूबे के मुखिया यहां पर अपना नामांकन करा चुके हैं और आज कांग्रेस यहां पर अपना नामांकन कराने जा रही है उनके प्रत्याशी के द्वारा। निर्मला गहतोड़ी यहां करीब 11:30 बजे तहसील परिसर में पहुंचेंगी अपने सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ और यहां पर उनकी तरफ से नामांकन किया जाएगा। और क्योंकि बिगल फूक चुका है उपचुनाव को लेकर के, भाजपा और कांग्रेस सीधे आमने सामने है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस चुनावी मैदान में नहीं कूदने जा रही है, वो आगामी चुनाव की तैयारी करेगी। तो साफ तौर से भाजपा और कांग्रेस की यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है, वहीं भाजपा के भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। नामों का खुलासा भी नहीं हुआ है, हालांकि कार्यक्रम जैसे जैसे आएंगे तो नामों का खुलासा कर दिया जाएगा। और लगातार जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस लगातार जनता के बीच में जारी है उपचुनाव में, और जहां एक तरफ भाजपा लगातार दावे कर रही है, वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं। कांग्रेस लगातार भाजपा की खामियां बताकर कहीं ना कहीं जनता के दिलों में जगह पाना चाहती है। तो उपचुनाव का जो रण है भाजपा और कांग्रेस के लिए सीधी टक्कर है। और मुख्यमंत्री, क्योंकि एक माहौल है कि जनता में कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जीतेंगे तो विकास की लहर रहेगी, और कांग्रेस उस लहर को यहाँ पर कम करना चाहती है। वो भाजपा का सीधा तौर से मानना है कि वो जीत रहे हैं, लेकिन प्रचंड बहुमत से उनको जीतना जरूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ से लड़ रहे हैं। तो ये जो जीत और हार का फासला है, इस जीत और हार के फासले को भाजपा बढ़ाना चाहेगी, और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस अपनी साख जो उन्होंने बीते चुनाव में जो खोई थी, उसको कहीं ना कहीं चुनाव के जरिए पाना चाहेगी। ठीक है, निर्मला गहतोड़ी की साख की अगर बात करें चंपावत में, तो किस तरीके से मामला यहाँ पर देखने को जा रहा है, मुकाबला जो है दोनों में किस तरीके का? देखिए मुस्कान, निर्मला गहतोड़ी की बात करें तो सबसे पहले महिला प्रत्याशी हैं, और कहीं ना कहीं क्योंकि पहाड़ चंपावत से वो आती हैं, टनकपुर और बनबसा में लगातार उनकी सक्रियता बनी रहती है। तो एक चेहरा कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के सामने कांग्रेस ने सोच समझ के उतारा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस का कैडर वोट भी चंपावत के अंदर है, और उन कैडर वोट के साथ साथ जो आम जनता है जो यहाँ पर चुनाव में कहीं ना कहीं भागीदारी लगातार निभाती है, उसके बीच में लगातार पहुंचने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कड़ा यहाँ मुकाबला है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर उनके सामने है, तो बेहद ही मुश्किल यहाँ पर मामला है। लेकिन जिस तरीके से आज की बात करें, नामांकन में यहाँ पर कांग्रेस के सभी चेहरे मौजूद रहने वाले हैं। हल्द्वानी से सुमित हृदय जो विधायक है वो रहने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर रहने वाले हैं, नेता प्रतिनिधि मौजूद रहने वाले हैं। तो एक संगठित पार्टी के तौर पर कहीं ना कहीं जनता को दिखाना चाहती है कांग्रेस की संगठन यहाँ पर मजबूत है, और यहाँ पर आगे कहीं ना कहीं चीजें बदल सकती है, उसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।